नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूं। और ऑनलाइन की इस कड़ी में आज हम वसंत भाग 3 के पाठ 2 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ और पाठ के लेखक हैं कामता नाथ। पाठ शुरू करने से पहले हम कामता नाथ जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम पाठ का वाचन करेंगे और पाठ के सारांश को भी समझेंगे और पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ के भी बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पाठ के लेखक कामता नाथ जी के संक्षिप्त जीवन परिचय पर। लेखक का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ है 22 सितंबर सन 1935। जन्म स्थान है इनका लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु हुई है 7 दिसंबर सन 2012 में लखनऊ में ही इनकी मृत्यु भी हुई है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं तीसरी सांस, रिश्ते नाते, दिशाहीन, कल्पतरु की छाया आदि। पाठ का सारांश है इस कहानी के माध्यम से लेखक ने लोगों का ध्यान लघु उद्योगों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। लेखक ने कहानी में यह दर्शाया है कि मशीनी युग में किस प्रकार लोगों के उद्योग धंधे बंद हो गए हैं
पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। चाव, भट्ठी, सहन, दहकती, पैतृक, हाथ काटना, वस्तु विनिमय, खपत, मनिहार। चाव का अर्थ है इच्छा, भट्ठी का अर्थ है अंगीठी, सहन का अर्थ है आंगन, दहकती का अर्थ है जलता हुआ, पैतृक का अर्थ है पूर्वजों से संबंधित, हाथ काटना अर्थात बेरोजगार करना। वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तु के बदले वस्तु लेना। खपत का अर्थ है बिक्री। मनिहार का अर्थ है चूड़ी बनाने या बेचने वाला। लाख, लाख मतलब लाह। ये तो पाठ के लेखक कामतानाथ प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, पाठ का सारांश और पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ हैं। इनका जन्म हुआ है 22 सितंबर सन 1935 में। इनका जन्म स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु हुई है 7 दिसंबर सन 2012 लखनऊ में ही। इनकी रचनाएं हैं तीसरी सांस, रिश्ते नाते, दिशाहीन, कल्पतर की छाया आदि। पाठ के सारांश में लेखक ने बताना चाहा है, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने लोगों का ध्यान लघु उद्योगों की तरफ आकर्षित करना चाहा है कि किस प्रकार मशीनी युग के आरंभ हो जाने से छोटे छोटे जो लघु उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए हैं और उन उद्योगों के जरिए अपनी रोजी रोटी कमाने वाले लोग कैसे बेरोजगार हो गए हैं। पाठ में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं, जैसे चाव है, चाव का अर्थ है इच्छा या रुचि। सहन का अर्थ है आंगन, भट्ठी का अर्थ है अंगीठी, दहकती का अर्थ है जलता हुआ या जलती हुई। पैतृक का मतलब होता है जो पूर्वजों से संबंधित होता है। हाथ काटना मुहावरा है जिसका अर्थ है बेरोजगार करना। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है वस्तु के बदले वस्तु लेना। खपत का अर्थ है बिक्री और मनिहार का अर्थ है चूड़ी बनाने या बेचने वाला। यह कहानी लेखक के गांव की ही है। लेखक बताते हैं कि किस तरह से उद्योग धंधे नष्ट हो गए और लोगों के अंदर निराशा का भाव आ गया। तो लेखक अपनी एक कहानी के माध्यम से, वो उनके ननिहाल की कहानी है और इसके पात्र लेखक स्वयं हैं। उन्होंने देखा है, समझा है, नज़दीक से महसूस किया है
तो लेखक बताते हैं कि वो गर्मी की छुट्टियों में अक्सर अपने मामा के यहाँ जाया करते थे। मामा के यहाँ यानी ननिहाल। और ननिहाल जाने का कारण उन्होंने बताया कि वो बड़ी इच्छा से, बड़े चाव से अपने ननिहाल जाते थे। उसका कारण भी उन्होंने बताया कि उनके ननिहाल में एक बदलू नाम का मनिहार रहता था जो लाख से चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। तो जब लेखक अपने मामा के यहाँ जाता था तो बदलू उसे रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ बना के दिया करता था, जिसके कारण लेखक को अपने मामा के यहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बदलू के साथ ही बिताता था। बदलू के आंगन में एक बड़ी सी जलती हुई भट्ठी थी जिसमें वह लाख को पिघलाने का काम करता था, और इसके बाद फिर पिघलाने के उपरांत वह चूड़ी का आकार बनाता था। और जब वो चूड़ियों को बना लेता था तो मुंगरी जो पीटने के काम आती है, ग्रामीण शब्द है, तो उस पे वो चूड़ियों को चढ़ाता था। वो उसकी बनावट होती थी आगे से पतली और पीछे से चौड़ी। तो उसमें वो चूड़ियों को आकार देता था, गोल और चिकना बनाता था, और जब पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना लेता था तब उस पर वो रंग चढ़ाता था। ये बदलू की दिनचर्या थी और इसी से बदलू की रोजी रोटी भी चलती थी। लेखक कहते हैं कि बदलू का व्यक्तित्व एकदम अलग व्यक्तित्व था। वैसे तो वो किसी चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था। वस्तु विनिमय का अर्थ ही यही है कि आजकल अर्थ हो गया है कि भाई पैसा दीजिए और फिर वस्तु लीजिए, लेकिन उस समय में वस्तु के बदले वस्तु ही ली जाती थी। तो लोग बदलू के यहाँ से चूड़ियाँ ले जाते थे और उसके एवज में, उसके बदले बदलू को अनाज या कुछ और चीज़ें दे जाया करते थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि शादी विवाह के अवसर पर बदलू को मनाना बड़ा असंभव कार्य था, क्योंकि बदलू उस समय बहुत ही चूड़ियों के दाम को लेकर के उत्साहित रहता था कि ये शादी विवाह के जोड़े के लिए बनाए गए हैं और ये शादी विवाह का जोड़ा है, तो इसलिए इन चूड़ियों की कीमत उन चूड़ियों के अपेक्षा बढ़ जाती है जो चूड़ियाँ ऐसे सामान्य तौर पर वो देता था। तो लोग ढेर सारा अनाज, पगड़ी, साड़ी, जो भी वस्तुएं होती थी उस विवाह वाले जोड़े की चूड़ी के बदले उसको दिया करते थे। तो लेकिन लेखक बताते हैं कि 3-4 गर्मियों की छुट्टी में ही लेखक अपने ननिहाल जा पाए थे। उसी बीच उनके पिताजी की कहीं दूर के शहर में बदली हो गई। बदली अर्थात ट्रांसफ़र हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए। तो लेखक का आना जाना भी बंद हो गया। तो लेखक बताते हैं कि बहुत दिनों के बाद जब वो अपने मामा के यहाँ आए तो काफ़ी बड़े हो चुके थे और उन्हें अब कंचों में यानी उन लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रह गई थी, इसलिए बदलू का ध्यान भी नहीं आया। तो लेखक कहते हैं लेकिन एक दिन अचानक एक घटना घटी कि उनके मामा की बेटी आंगन में फिसल करके गिर गई और उसके हाथ में कांच की चूड़ियाँ टूट करके चुभ गईं। मामा जी घर पे थे नहीं, तो उस बच्ची की मरहम पट्टी लेखक को ही करनी पड़ी। और जब चूड़ियों को चुभा हुआ देखा तो लेखक को बदलू की याद आई। तो लेखक ने सोचा कि अरे मैं यहीं गांव में रहते हुए ही बदलू से मिला नहीं। और लेखक, वैसे तो बदलू लेखक के ननिहाल का था, इसलिए बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन लेखक जो थे वो उसे बदलू काका ही कहा करते थे। क्यों? क्योंकि गांव के अन्य बच्चे उसे काका कहते थे और उन्हीं का सुन करके लेखक भी बदलू को बदलू मामा न कह करके बदलू काका कहा करते थे। तो लेखक फिर बदलू से मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि बदलू बाहर बरामदे में एक खाट पर लेटा हुआ है। उसके हाथ और माथे की नसें एकदम चढ़ी हैं, चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, शरीर एकदम कमज़ोर हो गया है। तो लेखक पहुँचते हैं और कहते हैं काका नमस्कार। तो बदलू पहचानता तो नहीं है लेकिन नमस्कार का उत्तर नमस्कार कह के दे देता है, कहता है खुश रहो लला। तो लेखक समझ जाते हैं कि बदलू जो है वो पहचान नहीं रहा है। तो लेखक अपना परिचय देते हैं तो बदलू को बड़ी खुशी होती है और लेखक पूछते हैं कि काका भट्ठी नहीं दिखाई दे रही है क्या, अब चूड़ियाँ नहीं बनाते क्या? तो बदलू
थोड़ी देर लंबी सांस खींचता है। इसके बाद कहता है कि नहीं लला, बदलू लेखक को प्रेम से लला कहता था कि नहीं लला, अब कांच की चूड़ियों ने लाह की चूड़ियों का स्थान ले लिया है। जो खूबसूरती कांच की चूड़ियों में है, जो चमक कांच की चूड़ियों में है, वह लाह की चूड़ियों में नहीं है। और लला, अब मशीनी युग आ गया है और इस मशीनी युग ने हमारे तो हाथ ही काट दिए हैं। कांच की चूड़ियों में लला जो खनक है, जो चमक है, लोगों को आकर्षित करने की उसके अंदर जो कला है, वह लाह की चूड़ियों में नहीं है। तो लेखक कहता है कि काका, कांच की चूड़ियाँ तो बहुत नाजुक होती हैं, वो टूट जाती हैं बहुत जल्दी, और जबकि लाह की चूड़ियाँ जो हैं वो मजबूत होती हैं। तो बदलू कहता है कि लला, इस बात को कौन समझता है कि कांच की चूड़ियाँ कमज़ोर होती हैं, क्योंकि बाहरी चमक दमक की तरफ सभी आकर्षित होते हैं। और शहर की बात तो जाने दो लला, शहरों में तो बहुत कुछ होता है। वो शहर की जो सोसाइटी है, वहाँ का जो रहन सहन है, उसके बारे में जो कुछ भी जानता है वो लेखक को बताता है और कहता है कि शहर की जो मेम होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं, उनकी कलाइयाँ जो हैं वो लाह के भार को नहीं उठा सकती हैं। यह बदलू व्यंग करता है शहरी जीवन पर। बदलू कहता है कि हमारे रोजगार बंद हो गए हैं, हमने तो और कुछ सीखा भी नहीं और अब अवस्था भी ऐसी नहीं रह गई कि कोई दूसरा रोजगार सीखा जाए। यह हमारा पैतृक रोजगार था, हम इसी से अपना जीवन चलाते थे। 2 वक्त खाने की रोटी मिलती थी, हमारा घर परिवार चलता था, लेकिन मशीनी युग ने आकर के वो भी हमसे छीन लिया है। इसके बाद खांसी आने लगती है बहुत तेज़ और कम से कम 2-4 मिनट तक बदलू अनवरत बिना रुके खांसता रहता है। लेखक बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि यह क्या दुर्दशा हो गई है, और लेखक बहुत ध्यान से देखते हैं बदलू को, और लेखक ये सोचते हैं कि इसको जो है दमा की बीमारी हो गई है। और लेखक के मन की बात बदलू तुरंत भांप लेता है, और जब खांसी बंद होती है तो बदलू कहता है कि लला, ये दमा नहीं है, बस ये सूखी खांसी है और कुछ दिनों में यानी 10-15 दिनों में अपने आप ही सही हो जाएगी। तो लेखक बात को बदलने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि इस बात से भाई बदलू काका के मन को बड़ा कष्ट हो रहा है, तो मैं बात को ही बदल देता हूँ, यानी बात के शीर्षक को पलट देता हूँ। तो लेखक पूछते हैं कि काका, इस बार आम की फसल हुई है कि नहीं? बदलू बड़ा खुश हो जाता है, वो कहता है कि नहीं लला, इस बार तो आम की फसल बहुत अच्छी हुई है। और वो भूल गया था, वो क्षमा मांगता है लेखक से, कहता है लला, मैं तो भूल ही गया, मैंने तुमको आम नहीं खिलाया। क्योंकि उससे पहले जब लेखक अपने मामा के यहाँ आते थे तो बदलू के घर में जब दूध रहता था तो मलाई बचा करके रखता था लेखक के लिए, वो मलाई भी खिलाता था। आम के सीज़न में ढेर सारे आम खिलाता था, और इस बात का अफसोस बदलू को हो गया कि अभी मेरे घर बैठे हुए हैं ये, और मैंने इनको आम भी नहीं पूछा, अपना ही रोना रो रहा हूँ। तो लेखक कहते नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ढेर सारे आम खा के आ रहा हूँ। तो बदलू कहते हैं कि वाह लला, ऐसे कैसे होगा, मैं तुम्हें आम न खिलाऊं। तो उनकी एक बेटी है जिसका नाम है रज्जो, तो वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाते हैं कि अरे वो रज्जो, लला आए हैं, उनके लिए सुंदर सुंदर आम छाँट कर एक डलिया में ले आ। थोड़ी देर बाद रज्जो घर में से निकलती है और एक डलिया में सुंदर सुंदर सिंदूरी कलर के आम लिए आती है और सामने रख देती है। तो लेखक का ध्यान रज्जो की कलाई पर जाता है, वह लाख की चूड़ियाँ पहने हुई है। तो लेखक कहते हैं कि उसकी गोरी कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ इतनी अधिक फब रही थीं, फब यानी सुंदर लगना। तो वो सोचता है कि बताइए, इन चूड़ियों का ज़माना चला गया। लेकिन लेखक की नज़र को बदलू भांप लेता है, तो वो बताता है कि लला, ये हमारे द्वारा बनाई गई अंतिम चूड़ियाँ हैं और इसे हमने जमींदार साहब की बेटी की शादी के लिए बनाया था।
लेकिन जब मैं शादी में ले गया इन चूड़ियों को, तो जमींदार साहब के लिए इन चूड़ियों का कोई अधिक मूल्य नहीं था। वो इसे बहुत कम दाम में खरीदना चाहते थे, लेकिन मैंने इसे बेचा नहीं। मैं भी अपनी जिद पे अड़ा रहा और हमने कहा कि जाओ शहर से ले आओ, मैं नहीं देता इन चूड़ियों को। तो लला मैंने ये चूड़ियाँ दी नहीं जमींदार को और चूड़ियाँ उठा लाई और अपनी बेटी को पहना दिया। लेखक सोचते हैं कि कैसा व्यक्तित्व है बदलू का, कि हार कर भी इसने हार नहीं मानी, हार कर भी इसने हार नहीं मानी, कि अंतिम जोड़े की चूड़ियाँ थी, जो कुछ ही जमींदार दे देते, खाने के लिए कुछ दिन के लिए पर्याप्त हो जाता, लेकिन बदलू झुका नहीं। बदलू ने सीधे जवाब दे दिया कि आप जाइए और शहर से ले लीजिए। तो लेखक कहते हैं कि इन उद्योग धंधों के नष्ट हो जाने के कारण बहुत सारे लोग, ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। वो एकदम से बेरोजगार हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना पैतृक पेशा ही अपनाया था और पैतृक पेशा अपनाने का काम ही यही था। लेखक अपनी इस कहानी के माध्यम से समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि आज भी समाज में लघु उद्योग धंधों की आवश्यकता भरपूर है। लघु उद्योग धंधों से बहुत से ग्रामीणों को रोजगार मिल सकता है, उनका जीवन यापन हो सकता है, 2 वक्त की रोटी मिल सकती है, उनके परिवार का पेट भर सकता है। तो वो चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारी सरकार हो, मशीनी युग के साथ साथ लघु उद्योग धंधों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण अंचलों में अभी इतना विकास नहीं हुआ है। ग्रामीण अंचलों में न तो फैक्ट्रियां हैं, न तो कुछ है, वहाँ पैतृक रोजगार या पैतृक पेशे से ही लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो पाठ को लिखने का उद्देश्य ही यही है लेखक का, कि समाज और सरकार का ध्यान लघु उद्योगों की तरफ आकर्षित हो सके। तो आप लोग भी इस पाठ को पढ़िएगा अपनी किताब से, और पाठ बहुत ही संवेदनशील है। बदलू की दशा को देख करके लेखक काफ़ी भावुक हो जाते हैं और लेखक ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ लेखक बदलू के व्यक्तित्व की भी सराहना करते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व है कि हार कर भी वह हारा नहीं है, अर्थात उसने हार नहीं मानी। जिंदगी में आए हुए संघर्षों को उसने झेला है, झुका नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी की डोर को किसी न किसी तरह से खींचने का प्रयास कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।